जी बेटा, कोई क्वेश्चन? नहीं सर। ठीक है जी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड या स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट सॉलिड्स है। इससे पहले अगर आप रिकॉल करें तो हमने आयोनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, जिसको हम आयोनिक लैटिस स्ट्रक्चर कहते हैं। इसी तरह से जब कोवेलेंट कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में जाते हैं तो कोवेलेंट कंपाउंड भी सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, और उन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स को हम दो क्लासेस में या दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर कहा जाता है और एक को जॉइंट मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर कहा जाता है। ये दोनों टर्म्स सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर और जॉइंट मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर आपने अपने ओ लेवल के सिलेबस में पढ़ी हुई हैं दोनों टर्म्स। अच्छा, आज पहले हम बात करेंगे रिलेटेड टू सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर। तो सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो मॉलिक्यूल के क्लोज आने की वजह कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता, बल्कि मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड विद ईच अदर थ्रू weak इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। intermolecular forces। हेलो सर, हेडिंग क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। अच्छा जी, तो मैं ये बता रहा था कि सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जब पार्टिकल्स एक दूसरे के जो क्लोज होते हैं, जैसे आइस बनती है। अब आइस में है वाटर मॉलिक्यूल, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब आप टेम्परेचर कम करते हैं तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज होते हैं, जिसकी वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो सॉलिड स्ट्रक्चर बनता है, या किसी मॉलिक्यूल में वैन डर वाल्स फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं सॉलिड बनाने की वजह, या किसी मॉलिक्यूल में सॉलिड बनाने की वजह जो है वो परमानेंट डायपोल अट्रैक्शन होती है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसमें मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं थ्रू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग या परमानेंट डायपोल अट्रैक्शन या वैन डर वाल्स फोर्सेस के जरिए से वो एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं। और इस वजह से इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो काफी वीक होती हैं, क्योंकि इनके दरमियान जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती, वो तो सिंपली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है। इन पार्टिकल्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता। देखें, एक वाटर और दूसरे वाटर के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता। एक वाटर और दूसरे वाटर के दरमियान जो है वो सिंपली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये परमानेंट बॉन्ड नहीं है, कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, बल्कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड से काफी वीक होती है। इस वजह से
जो सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर बनते हैं उनमें आपको नजर आता है कि उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स आमतौर पे कम होते हैं। जैसे आइस को आपने मेल्ट करना है, 0 डिग्री पे मेल्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये जितने भी सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर होते हैं, जब ये सॉलिड फॉर्म में आते हैं या सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं अगर रूम टेम्परेचर पे, तब भी इनको मेल्ट और बॉयल करना आसान होता है, क्योंकि इनकी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करना आसान हो। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं, जैसे आइस, ड्राई आइस कहते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। इसके अलावा एक कॉमन एग्जांपल इसकी आयोडीन। आयोडीन एक कॉमन एग्जाम्पल है जो कि सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है। और यहाँ पर मैंने आयोडीन का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म किया है। और आपको पता होना चाहिए, आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने बताया भी था कि आयोडीन मॉलिक्यूल में आई और आई के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और आयोडीन मॉलिक्यूल्स के दरमियान वैंडर वॉल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर परमानेंट डायपोल्स फॉर्म नहीं होते, क्योंकि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होता है। इसलिए इन मॉलिक्यूल्स के अंदर वैंडरवाल फोर्सेस होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आयोडीन सॉलिड बनेगा तो आयोडीन सॉलिड में एक आयोडीन दूसरे आयोडीन से जो अट्रैक्ट होगा वो थ्रू वैंडरवाल फोर्सेस होगा। एक आयोडीन जो दूसरे आयोडीन से अट्रैक्ट होगा वो थ्रू वैंडरवाल फोर्सेस होगा। और वैंडरवाल फोर्सेस को अगर आप रिकॉल करें तो मैंने कहा था कि वैंडरवाल फोर्सेस होती हैं ड्यू टू अनइक्वल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू अनसिमेट्रिकल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टेम्पररी डायपोल फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर सॉलिड बनता है या सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर बनता है, आप इस डायग्राम में देखिए कि मैंने क्या किया है। ये दो आयोडीन के एटम्स हैं और ये इसके दरमियान इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, आयोडीन आयोडीन के दरमियान। तो होता यह है कि एक आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दूसरे आयोडीन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर आयोडीन आयोडीन को अट्रैक्ट नहीं करता, बल्कि एक आयोडीन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दूसरे आयोडीन मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अट्रैक्ट करता है। इस तरह से यहाँ देखो, एक आयोडीन मॉलिक्यूल दूसरे आयोडीन मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर जो अट्रैक्शन होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यानी ड्यू टू वैंडरवाल फोर्स होती है। So this is the example of iodine molecule। ये iodine molecule का simply crystalline lattice structure है, जिसको आप simple molecular lattice structure कहते हैं। और चूंकि इनके दरमियान attractive forces weak होती हैं, इसलिए आमतौर पर simple molecular lattice structure के melting और boiling points low होते हैं, इनकी densities low होती हैं, usually ये water में insoluble होते हैं और easy to sublime होते हैं। इजी टू सबलाइम का मतलब यह है कि इनमें सब्लिमेशन आसान होती है, इनमें सब्लिमेशन जो है वो आसान होती है, ये इजी टू सबलाइम होते हैं, ये आसानी से सब्लिमेशन करते हैं। आसानी से सब्लिमेशन करने का मतलब ये है कि ये इजीली सॉलिड से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि इनके सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वीकली अट्रैक्ट हो रहे होते हैं अपने बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ, इसलिए सरफेस से मॉलिक्यूल का एस्केप होना आसान होता है। तो इसलिए हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये मॉलिक्यूल जो है वो इजी टू सबलाइम है। इसके अलावा ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं अंडर ऑल कंडीशंस, चाहे आप इनको सॉलिड फॉर्म में ले लें, लिक्विड फॉर्म में ले लें, ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिहेव करते हैं। तो ये सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर की एग्जांपल और इसकी प्रॉपर्टीज थी। अगर आपको लगता है कि किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है आपके जहन में या कोई बात अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। सर दोबारा ऊपर कर दिखाएगा जी सर, मतलब दोबारा एक ऊपर से दिखा दें, मतलब जो लिखा हुआ है।
देखिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की बात आपको ये बताई थी कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से वैन डर वाल फोर्सेस होती है। तो आयोडीन मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और अट्रैक्शन की वजह इनके दरमियान वैन डर वाल फोर्सेस है। वैन डर वाल फोर्सेस की वजह से ये पार्टिकल एक दूसरे के करीब आते हैं और वैन डर वाल फोर्सेस की वजह से ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह से अगर वाटर का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनेगा जैसे आइस, तो वहां पर वैन डर वाल फोर्सेस नहीं होंगी, वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ड्राई आइस है, ड्राई आइस जब बनता है तो वहां पे वैन डर वाल फोर्सेस होती हैं। तो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल के अंदर मुख्तलिफ किस्म की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन ये तय है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होने की वजह से जितने भी सॉलिड्स बनते हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं। अब हम आते हैं दूसरे जॉइंट मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर की तरफ। जॉइंट मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर जो है, इसमें होता यह है कि जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स are connected with each other, are connected with each others through a strong covalent bond. Atoms or molecules are connected with each others through a strong covalent bond. यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं, उनका जो आपस में बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। यानी इसका मतलब ये है कि जॉइंट मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस इंपॉर्टेंट नहीं होती, बल्कि जॉइंट मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के लिए आपको कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है। इसी वजह से जॉइंट मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो हाई होते हैं। अब जॉइंट मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर की एग्जांपल्स आपने अपने ओ लेवल के सिलेबस में पढ़ी हुई हैं। ग्रेफाइट, डायमंड और इसके अलावा सिलिका। ये जो है ग्रेफाइट, डायमंड और सिलिका जो हैं, ये टिपिकल एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स ऑफ जॉइंट मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर कि जिसमें एक एटम दूसरे एटम के साथ कनेक्टेड होता है थ्रू स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। लिहाजा इसी वजह से जब आप इनको मेल्ट करेंगे तो मेल्ट करने के दौरान इनके दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक। अब जैसे आप देखिए ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरह से हेक्सागोनल रिंग्स की फॉर्म में होता है और ये हेक्सागोनल रिंग्स आपस में ज्वाइन होती हैं और ये एक जॉइंट मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। ये इस तरह से ये आपस में मिलती हैं और एक जॉइंट मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो आपको लेयर है ये सिंगल लेयर नहीं होती, बल्कि इस लेयर के नीचे जो है वो एक और लेयर होती है और फिर इस लेयर के नीचे एक और लेयर होती है और इस तरह से ग्रेफाइट जो है ये मल्टी लेयर स्ट्रक्चर है। ग्रेफाइट जो होता है ये मल्टी लेयर स्ट्रक्चर होता है और इसमें ये जो लेयर्स होती हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं थ्रू वैन डर वाल फोर्स। एक लेयर और दूसरी लेयर के दरमियान वैन डर वाल फोर्सेस होती हैं, लेकिन वैसे जो लेयर होती है ये एक जॉइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है और एक टर्म मैं आपको बता रहा हूं, ये कहलाती है ग्रेफीन। ग्रेफीन कहलाती है सिंगल लेयर ऑफ ग्रेफाइट। अगर आप ग्रेफाइट की एक सिंगल लेयर को अलग कर लें तो उसके लिए लफ्ज ग्रेफीन इस्तेमाल होता है।
ग्रेफाइट जो है वो मल्टी लेयर स्ट्रक्चर को कहा जाता है। ग्रेफाइट के अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, लेकिन अगर आप उसमें से एक लेयर को अलग कर ले, सिंगल लेयर को, जैसे ये ऊपर आपको नजर आ रही है, अगर आप इस सिंगल लेयर को अलग कर दें तो इसे ग्रेफीन कहते हैं। ग्रेफीन का मतलब है सिंगल लेयर ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफीन का मतलब है सिंगल लेयर ऑफ ग्रेफाइट। और इस सिंगल लेयर ऑफ ग्रेफाइट में आप लेयर्स को अलग अलग कर देते हैं। और ये ग्रेफीन बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो मटेरियल है आज के दौर में। ये मुख्तलिफ सेल्स वगैरह बनाने में और मुख्तलिफ नैनो ट्यूब्स बनाने में इस्तेमाल होता है। नैनो ट्यूब्स वो ट्यूब होती हैं जिनका डायमेंशन 10 टू द पावर -9 मीटर होता है। ये नैनो पार्टिकल्स कहलाते हैं। ये साइज में बहुत छोटी होती हैं, लिहाजा आज के दौर में ये नैनो टेक्नोलॉजी जो है ये काफी ज्यादा एडवांस की तरफ जा रही है। तो बहरहाल ग्रेफीन के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो ये सिंगल लेयर ऑफ ग्रेफाइट होती है। और जिस तरह ग्रेफाइट के बारे में आपने पढ़ा है कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसी तरह से ग्रेफीन भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगर आप ग्रेफीन की जो है वो लेयर को लेकर रोल कर दें तो एक नैनो ट्यूब बन जाती है। ग्रेफीन की लेयर को अलग करें और उस लेयर को रोल कर दें तो रोल करने पर क्या होगा, एक ट्यूब की शक्ल आ जाएगी, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनेगा, उसे नैनो ट्यूब कहते हैं। तो ग्रेफीन को हम इस्तेमाल करते हैं नैनो ट्यूब बनाने के लिए। ग्रेफीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग नैनो ट्यूब। मुझे पानी का It is used for making nanotubes. तो ग्रेफाइट की लेयर को अलग किया जाता है, उसे हम ग्रेफीन कहते हैं। और फिर ग्रेफीन को जब आप रोल करते हैं सिलेंड्रिकल फॉर्म में, तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में जब रोल करते हैं तो वो बन जाती है नैनो ट्यूब। तो नैनो ट्यूब की बड़ी इंपॉर्टेंस है। जैसे मैंने कहा कि नैनो ट्यूब जो है वो आजकल जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसमें जो छोटे छोटे सेल्स बन रहे हैं उनके अंदर कंडक्टेंस के लिए यही नैनो ट्यूब इस्तेमाल की जाती हैं, क्योंकि ग्रेफीन ग्रेफाइट की तरह ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसी तरह से ग्रेफाइट के अलावा जो डायमंड है, आपको पता है कि डायमंड में जो है वो स्ट्रक्चर इस तरह से अरेंज होता है कि डायमंड में एक कार्बन मजीद 4 कार्बन के साथ टेट्राहेड्रली अरेंज होता है। और इस तरह से हर कार्बन के साथ 3-3 कार्बन 4-4 कार्बन कनेक्टेड होते हैं और हर कार्बन के साथ जो है वो इस तरह 4 कार्बन कनेक्टेड होते हैं। और ये एक जॉइंट मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और इस जॉइंट मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर को डायमंड कहा जाता है। So diamond is basically an allotrope of carbon. सर ये डायमंड का फिर से समझा देंगे कैसे बनाया है डायग्राम? डायमंड के स्ट्रक्चर में एक कार्बन जो है वो मजीद 4 कार्बन से कनेक्टेड होता है। ये इस तरह से बनता है टेट्राहेड्रल। फिर एक टेट्राहेड्रल से दूसरा टेट्राहेड्रल और फिर हर कॉर्नर पर एक एक टेट्राहेड्रल बनता जाता है इस तरह से। और ये स्ट्रक्चर एक जॉइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो डायमंड इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप वो होते हैं कि जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं, जिनका फॉर्मूला सेम होता है, बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। वो स्ट्रक्चरली डिफर करते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, तो उन्हें हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। तो डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एलोट्रॉप्स टू ईच अदर। अच्छा, अब जो ये जॉइंट मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर होते हैं, इनके आमतौर पर जो मेल्ट, बल्कि एक और स्ट्रक्चर भी है, सॉरी पहले मैं वो स्ट्रक्चर आपको बता दूं।
और वो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ सिलिका। अच्छा, अब सिलिका का स्ट्रक्चर अगर पेपर में बनाने के लिए आता है तो सिलिका में एक सिलिकॉन के चारों साइड पर एक एक ऑक्सीजन होता है, क्योंकि सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है, टेट्राहेड्रली अरेंज होता है, और हर ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड बनते हैं और वो दोनों बॉन्ड सिलिकॉन के साथ होते हैं। तो हर ऑक्सीजन जो है वो सिलिकॉन के साथ कनेक्टेड होगा। हर ऑक्सीजन के सिलिकॉन के साथ 2 बॉन्ड्स होंगे। फिर हर सिलिकॉन के मजीद 4 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड्स होंगे। अब आप देखें ये जॉइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनना शुरू हो। हर सिलिकॉन के साथ 4 ऑक्सीजन कनेक्टेड होंगे और हर ऑक्सीजन के साथ 2 सिलिकॉन। हर ऑक्सीजन के साथ 2 सिलिकॉन होंगे, इसके साथ भी एक सिलिकॉन होगा, फिर इस सिलिकॉन के साथ अगेन 4 ऑक्सीजन होंगे। इस तरह ये जॉइंट मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और इसे हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहते हैं या कॉमनली ये सिलिका कहलाता है, और ये भी जॉइंट मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर की एग्जांपल। इसमें आपको ये याद रखना है कि एक सिलिकॉन के अराउंड 4 ऑक्सीजन होते हैं, टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं, और एक ऑक्सीजन के अराउंड 2 सिलिकॉन होते हैं और वो एंगुलर होता है। ऑक्सीजन एंगुलर होता है इन शेप, और जो सिलिकॉन के अराउंड शेप होता है वो टेट्राहेड्रल। सिलिकॉन के अराउंड टेट्राहेड्रल शेप होता है। नहीं जी, एलोट्रॉप कहां से आ गया? एलोट्रॉप के लिए फार्मूला सेम होना चाहिए। एलोट्रॉप वो होते हैं कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। एलोट्रॉप्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। ठीक है जी, अब अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो क्योंकि ये जॉइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट्स आर हाई। डेंसिटी डेफिनेटली सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस से ज्यादा हाई होती है। अगेन इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, और ये भी नॉन कंडक्टर्स होते हैं। ये भी नॉन कंडक्टर्स होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट, जिसके अपने रीजंस हैं फ्री इलेक्ट्रॉन का। अदरवाइज बाकी सारे जॉइंट मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर जो है वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी, होपफुली आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। ये आपको जो प्रॉपर्टीज हैं आयोनिक लैटिस की, सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस की, और फिर इसके बाद जॉइंट मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर की,
ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में इस किस्म का क्वेश्चन आता है कि जहां आपको कहेगा एग्जामिनर के which of the following properties belongs to ionic compound, या which of the following properties belongs to giant molecular lattice structure, या फिर वो आपको A B C करके 3 कंपाउंड के दे देगा, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज दे देगा, और उन प्रॉपर्टीज को देखकर आपको डिसाइड करना होगा गिवन ऑप्शंस में से कि A कौन हो सकता है, B कौन हो सकता है, C कौन हो सकता है। अब जैसे आयोनिक लैटिस जो होते हैं उनमें और जाइंट मॉलिक्यूलर में फर्क क्या है कि दोनों के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, लेकिन आयोनिक लैटिस आमतौर पे सॉल्युबल इन वाटर होते हैं जबकि ये इनसॉल्युबल इन वाटर है। इसी तरह से आयोनिक लैटिस जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं इन मोल्टन फॉर्म एंड इन एक्वस सॉल्यूशन, जबकि ये जो हैं तमाम फॉर्म्स में नॉन कंडक्टर होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट। इसी तरह से ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं जबकि आयोनिक लैटिस स्ट्रक्चर जो होते हैं वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। ये जो है वो कैरेक्टर का फर्क या प्रॉपर्टीज का डिफरेंस है जो आपके जहन में होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये बात हो गई इससे रिलेटेड जाइंट मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर की। इसमें अभी एक चीज नैनो पार्टिकल में एक बकी बॉल का कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बाद में कराऊंगा। थोड़ा सा नैनो पार्टिकल को हम जो है वो क्लास के अंदर लाइवली डिस्कस करेंगे, जो लाइव क्लास होगी, अभी नहीं, बाद में जब मुझे जरूरत होगी इसकी। तो फिलहाल अब इसमें हम एक पार्ट और जो हमारा रहता है बॉन्डिंग में वो रह गया है, मेटालिक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मेटालिक बॉन्डिंग क्या हो। देखिए, मेटालिक बॉन्डिंग भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान नहीं होती जिस तरह से आयोनिक कंपाउंड में होती है। आयोनिक कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान अट्रैक्शन होती है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। मेटालिक बॉन्डिंग जो होती है वो इस तरह की बॉन्डिंग नहीं होती, बल्कि इसमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जरूर होती है, लेकिन इसको हम डिफाइन करते हैं कि ये इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन among positive ions and delocalized electrons in a metallic lattice structure. In a metallic lattice structure is called metallic bonding. An electrostatic attraction या electrostatic force among positive ions and delocalized electrons in a metallic lattice structure. आपको याद होगा ओ लेवल में आप इस तरह करते थे कि आप बहुत सारे मेटल आयंस अज्यूम करते थे और उन मेटल आयंस के दरमियान आप इलेक्ट्रॉन्स मूव करवा रहे होते थे। इस तरह से आप मेटालिक बॉन्डिंग को ओ लेवल में शो करते थे और आप ये पढ़ते थे, ये अज्यूम करते थे कि मेटालिक बॉन्डिंग में ये होता है कि हर मेटल अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बना लेता है, और वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो विद इन लैटिस स्ट्रक्चर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। आपने लेवल में ये पढ़ा था कि फ्री डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो पॉजिटिव आयंस हैं, जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं
तो इस अट्रैक्टिव फोर्स को मेटेलिक बॉन्डिंग कहा जाता है। ये वो डेफिनेशन है जो आपने मेटेलिक बॉन्डिंग की लिखनी है। An electrostatic force among positive ions and delocalized का मतलब है not fixed, जो रुका हुआ नहीं होता, जो मुस्तकिल हरकत में होता है, and delocalized electrons in a metallic lattice structure is called metallic bond. अब metallic bonding को अगर आप इसको शो करें लैटिस स्ट्रक्चर की फॉर्म में, बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर हमने क्यूबिक स्ट्रक्चर NaCl का भी बनाया था, लेकिन आपको याद होगा कि NaCl में एक पॉजिटिव आयन था और एक नेगेटिव आयन था। लेकिन इन केस ऑफ मेटालिक लैटिस स्ट्रक्चर में सारे कॉर्नर पर एक ही आयन होता है, एंड दिस इज मेटल आयन। हर कॉर्नर पर मैं ब्लू मार्क कर रहा हूं, जिसका मतलब है कि सारे पार्ट्स आइडेंटिकल हैं, सारे एटम आइडेंटिकल, क्योंकि मेटालिक बॉन्डिंग होती है मेटल्स में, और मेटल्स के अंदर सारे एटम सेम होते हैं। और फिर इलेक्ट्रॉन्स कहां जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स के दरमियान घूम रहे होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स के दरमियान घूम रहे होते हैं। ये जो मैंने E नेगेटिव लिखा है, ये E नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, ये है, इसको हम कहते हैं मेटालिक लैटिस स्ट्रक्चर। मेटालिक लैटिस स्ट्रक्चर, और कुछ बुक्स में आपको ये जॉइंट मेटालिक लैटिस स्ट्रक्चर भी मिलेगा, तो ये जॉइंट भी आप लिख सकते हैं, जॉइंट मेटालिक लैटिस। जॉइंट इसको इसलिए कहते हैं कि ये बड़ा स्ट्रक्चर होता है, और डेफिनेटली इसमें चूंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, ये काफी स्ट्रांग होती है, लिहाजा इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं कि आमतौर पर ये स्ट्रक्चर जॉइंट बनता है, बड़ा स्ट्रक्चर बनता है, और इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है। ये अच्छी स्ट्रेंथ वाला स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, अब अगला सवाल ये है कि स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड किस पे डिपेंड करती है? तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड जो है वो डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल। रिलेशन ये है कि ग्रेटर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, greater the number of valence electron, greater the number of valence electrons, then greater will be the strength of metallic bond. Greater strength of metallic bond. जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, और जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम होंगे, मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे कहूं कि सोडियम और मैग्नीशियम में से कौन सा मेटल स्ट्रांग होगा, तो सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके मुकाबले में एल्युमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर आप मुझसे स्ट्रेंथ की बात करेंगे, तो एल्युमिनियम जो है ये मोस्ट स्ट्रांग होगा या स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल होगा। इसीलिए आप देखें कि एल्युमिनियम को आमतौर पर एयरक्राफ्ट वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, एल्युमिनियम की विंडोज बनाई जाती हैं,
तो उसका बेसिक रीजन यही है कि ये स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं लैटिस के अंदर, लिहाजा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है अमंग पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन। तो ड्यू टू स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन अमंग पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन, हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो मेटालिक बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मेटल के वैलेंस शेल में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही जो है वो ज्यादा स्ट्रांगली वो अट्रैक्ट करेगा। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मेटालिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। ग्रेटर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड। इसी तरह से ये नंबर ऑफ शेल पर भी डिपेंड करती है। स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड जो है also depends upon number of orbits या शेल। अब शेल जितने बढ़ते जाएंगे साइज ऑफ द एटम बढ़ता जाएगा और उसके साथ जो इलेक्ट्रॉन के साथ उसकी अट्रैक्शन है वो कम होती जाएगी। तो इसीलिए हम इन जनरल ऑब्जर्व करते हैं कि with the increase in number of orbits क्या होता है, strength of metallic bond decrease, increase in number of orbits, strength of metallic bond decrease हो। यानी कि मेटल जो हैं अगर ऑर्बिट ज्यादा होंगे तो वहां अट्रैक्शन की पावर कम होगी, और अट्रैक्शन की पावर कम होने का मतलब ये है कि मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्बिट, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड डिक्रीजेस। ठीक है बेटा, ये कैरेक्टर ध्यान में रखिएगा। फाइनली मैं आपको प्रॉपर्टीज बताता हूं। प्रॉपर्टीज में जनरली क्या होता है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, इसके अलावा ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये गुड कंडक्टर्स होते हैं इन सॉलिड एंड मॉल्टन फॉर्म। इनके मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, and they are good conductors in solid and molten form। ये सॉलिड और मॉल्टन फॉर्म में अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, ये गुड कंडक्टर बिहेव करते हैं इन सॉलिड एंड मॉल्टन फॉर्म। और यही फर्क है इनका जॉइंट मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर से, कि जो जॉइंट मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर होता है वो गुड कंडक्टर सॉलिड स्टेट में नहीं होता, वो नॉन कंडक्टर होता है। जबकि इसके मुकाबले में आपने आयोनिक में पढ़ा था कि आयोनिक लैटिस स्ट्रक्चर जो है, आयोनिक लैटिस स्ट्रक्चर जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट तो हाई होता है, लेकिन आयोनिक लैटिस स्ट्रक्चर गुड कंडक्टर्स होते हैं मॉल्टन फॉर्म में या एक्वस सॉल्यूशन में, बट नॉट इन सॉलिड फॉर्म। तो ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जो आपको मेटल्स और आयोनिक लैटिस के दरमियान डिफरेंशिएट करने में हेल्प आउट। ये जो है वो मेटालिक बॉन्डिंग की बात थी।
इसके अलावा बुक से काम कीजिएगा, आप थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर पे पढ़ लीजिएगा एक मेटल की रिसाइकलिंग के हवाले से। मेटल को कंजर्व करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि मेटल्स की रिसाइकलिंग होती है। अब मेटल तो दुनिया में जो मौजूद है वो लिमिटेड है। अब हमें, अगर हम मेटल को जाया करते रहेंगे तो अल्टीमेटली नेचर में मेटल खत्म हो जाएगा। लिहाजा मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा है कि मेटल को जो है वो रिसाइकल किया जाता है, और मेटल को रिसाइकल करके फिर रीयूज किया जाता है। तो रिसाइकलिंग ऑफ मेटल जो है वो मेटल को कंजर्व, मेटल के यूज को लिमिटेड करने के लिए और जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करने के लिए जरूरी है। तो ये अब आप ये सारी चीजें, और मेरा ख्याल है पूरा चैप्टर आप बुक से पढ़िएगा। कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ अब एक टॉपिक रह गया है जो मैं आपको जो हमारी नेक्स्ट फिजिकल क्लास होगी, हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक है, वो करवाऊंगा। उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा एंड वी विल मूव टू नेक्स्ट चैप्टर जो स्टेट्स ऑफ मैटर है। ये आज की जो क्लास थी, मुझे अंदाजा है कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग क्लास इसलिए नहीं है कि इसमें सारी की सारी आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, और ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद करनी। तो अब आप जो है वो बुक से टॉपिक पढ़ के पास पेपर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में आप जो है वो अपना जो पेपर का बुकलेट है वो लेकर आएंगे अपने साथ, और फिर जो है वो हम इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। एक टॉपिक जो रह गया है वो एएस में कितने टॉपिक्स हैं टोटल बेटा? मुझे तो ये तो याद एग्जैक्टली नहीं है कि कितने टॉपिक हैं। 8 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, 4 चैप्टर जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, और तकरीबन 6 चैप्टर जो है वो ऑर्गेनिक के हैं। ऐसे तकरीबन बनता है, और 12 और 6 18 टॉपिक। जी, बुकलेट आपको जो है वो कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। पास पेपर की जो क्लासिफाइड है वो आपने लेनी है, और उसकी जो है वो आप उसको अटेम्प्ट करेंगे डेफिनेटली। अच्छा जी, ये जो आज का हमारा डिस्कशन था, तो ये उसके जो है वो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, सर ये जो आपने मेटल्स के रीयूज के बारे में जो आपने कहा था कि बुक से पढ़ना है, जी ये बुक में केमिकल बॉन्डिंग की चैप्टर में है? नहीं, ये आपको मिलेगा स्टेट्स ऑफ मैटर में। ये जो अच्छा। स्ट्रक्चर वाला पार्ट है, ये मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर का टॉपिक आधा करवा दिया है आपको। ये आपको स्टेट्स ऑफ मैटर के चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, ठीक है।